हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सहायता में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जीवन की मौलिक इकाई, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है बायो का, तो वो कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पार्ट 3 में हमने देखा था कि केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा था। हम कोशिका अंगकों के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या जंतु कोशिका और पादप कोशिका के क्या क्या अंगक होते हैं, अंग क्या होते हैं। तो आपने तीनों वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। फिर इसको देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोशिका अंगक, तो प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है। यानी एक कोशिका है आपकी, जैसे एक कोशिका है तो उसके चारों ओर एक झिल्ली होती है, जो कि जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ, यानी कोशिका के अंदर जो ही पदार्थ है ना, तो वह बाहरी पर्यावरण से उसकी वो बाहरी पर्यावरण से, बाहर के एनवायरनमेंट से बच सके। ठीक है। और बड़ी तथा जटिल कोशिकाएं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल होती हैं, को उपापचयी क्रियाओं की भी बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है। अब इन सभी उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती हैं। और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका से अलग करती है। ठीक है। अब इसमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक वाली सूक्ष्मदर्शी होती है ना, उससे ही देखे जाते हैं, यानी बहुत छोटे होते हैं कुछ अंगक। ठीक है। तो हमने पिछले जो पढ़ा था, जो पिछला भाग था हमारा पार्ट, तो उसमें हमने केंद्रक के बारे में पढ़ लिया था पूरा। ठीक है। अब अंतर्द्रव्य जालिका अब पढ़ेंगे, जिसे ईआर बोलते हैं। गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण, यानी 6 पढ़ेंगे। यानी अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लेस्टिड, ये 5 है कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण जिन पर हम विचार करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत ही निर्णायक कार्य करते हैं। यानी ये जो भी अंग हैं ना, तो इनके बहुत मेन काम है इसलिए। ठीक है। अब समय पहले पढ़ते हैं हम अंतर्द्रव्य जालिका, जिसे ईआर बोलते हैं। ठीक है। तो इसका क्या कार्य है, तो अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है ना, वो झिल्ली युक्त यानी और नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। यानी जो भी अंतर्द्रव्य जालिका होती है, यानी वो झिल्ली युक्त यानी शीट के आकार की होती है। और ये लंबी नलिकाएं अथवा गोल या आयताकार थलों यानी पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। यानी ये गोल और लंबी नलिकाएं जो होती है ना, उनकी तरह दिखाई देती है। ठीक है। अब अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, और रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है, यानी उसके जैसी होती है। और अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, जो कि एक होती है खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, और जिसे आर बोलते हैं, यानी खुदरी को बोलते हैं आर, जो पहली प्रकार की है। और दूसरी प्रकार की जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है, उसे एस बोलते हैं। ठीक है। 2 प्रकार के अंतर्द्रव्य जालिका हो गए। ठीक है। अब एक खुदरी होती है जिसे आर बोलते हैं, एक चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसे एस बोलते हैं। और आर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुदरी दिखाई देती है, जब इसका नाम खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका रखा गया है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है, और आर जो होती है वो प्रोटीन, आर जो होती है ना अंतर्द्रव्य जालिका, वह प्रोटीन को आवश्यकता के अनुसार ईआर के द्वारा कोशिकाओं के अन्य भागों में भेज देता है। और एसईआर वसा का अथवा लिपिड का अणुओं से बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रियाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवांत जनन कहते हैं। ठीक है। और कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति कार्य करते हैं। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ईआर विभिन्न रूपों से दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र निर्माण करती है। ठीक है। अब तो यहाँ पे हमारे सामने एक चित्र है, जो कि ये जंतु कोशिका का चित्र है।
तो जंतु कोशिका में जो पार्ट है, देखिए एक कोशिका कितनी छोटी होती है, उसके कितने सारे पार्ट होते हैं, है ना, और उसके अंदर भी कितने सारे पार्ट होते हैं। तो अब ये जंतु कोशिका का चित्र है। अब दूसरा जो चित्र है एक वो है पादप कोशिका विचित्र, जिसमें कि इसमें गोल्जी उपकरण भी है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका जिसके बारे में पढ़ा, और खुदरी, ठीक है, ये खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम ये रहे, और प्लाज्मा झिल्ली ये रही, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो इस प्रकार ईआर का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों तक केंद्रक के मध्य पदार्थों यानी मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नली का रूप में कार्य करता है। यानी ईआर जो होता है ना, तो वह प्रोटीन का परिवहन करता है। तो ईआर कोशिकाओं की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे को कार्य भी करती है। तो एक वर्ग के जंतु जिन्हें कशेरुकी भी कहते हैं, जो एक वर्ग के जंतु होते हैं, ठीक है। अब के यकृत की कोशिकाओं में एसईआर विष तथा दवा के निराविष्करण करने में महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अब जो गोल्जी उपकरण, अब अगला पार्ट है गोल्जी उपकरण, जो एक कोशिका का एक अंगक है, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो कैमिलो गोल्जी जो थे, एक इंसान थे कैमिलो गोल्जी, तो जो उन्होंने वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती हैं, जिन्हें कुंडिका भी कहते हैं, ठीक है। अब ये इन झिल्लियों का संपर्क ईआर झिल्लियों से होता है, इसलिए जटिल कोशिकाएं झिल्ली तंत्र के द्वारा भाग को बनाती हैं। अब आप नीचे एक चित्र देख रहे होंगे, यह है आपकी जो पादप कोशिका है ना, उसका चित्र है, ठीक है। हरित लवक और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका, लाइसोसोम, खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका, तो सब है इसमें। आपको इसके नामकरण भी आ सकते हैं, देख लें, ठीक है। अब पादप कोशिका का चित्र है। तो ईआर होती है ना, जो ईआर का कार्य क्या है, तो ईआर का कार्य जो होता है वो पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं। तो पैकिंग का काम भी ईआर में होता है और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजा जाता है। यानी ईआर का काम होता है एक तो पैकिंग करना, और जो पदार्थ होते हैं गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और कोशिका के बाहर अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब इस कार्य में शामिल पुटिकाओं में पदार्थों का संचयन यानी रूपांतरण भी बंद करना, और कुछ परिस्थितियों में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनाती है, ठीक है। यानी सामान्य जो प्रकार का शक्कर होता है उसे जटिल बना देती है। और इसका जो गोल्जी उपकरण का एक कार्य है, उपकरण द्वारा लाइसोसोम को ही बनाया जाता है, ठीक है। यानी पैकिंग का काम भी यही करती है, पैक करना और पैकिंग, और अंदर बाहर भी इसका कार्य होता है। यानी किसका, गोल्जी उपकरण, उन्हें कोशिकाओं के अंदर बाहर भी विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है और लाइसोसोम को ही बनाया जाता है गोल्जी उपकरण के द्वारा। अब तीसरा पढ़ेंगे हम, लाइसोसोम क्या होता है, उसका कार्य क्या है, ठीक है। अब लाइसोसोम जो होता है, ये संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है। यानी एक प्रकार का जाल होता है जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं, आरईआर इन एंजाइम को बनाते हैं। यानी खुदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है आरईआर, तो वह इन्हें लाइसोसोम को बनाती है, ठीक है। अब लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटान वाला तंत्र है। ये अपशिष्ट जो होता है ना, तो उसको निपटाता है और कोशिका, ठीक है। और ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगक के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिकाओं को साफ करने का भी काम लाइसोसोम का होता है। और कोशिका के अंदर आने वाले भारी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक लाइसोसोम के द्वारा लाइसोसोम में चले जाते हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, ठीक है। और लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। और कोशिका चयापन में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षत्रिगेश यानी क्षत्रिगेश खराब हो जाती है, मृत हो जाती है, तो
लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं में पाचित कर देते हैं। ये यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी कोशिकाओं को कौन पाचित कर, लाइसोसोम। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली भी कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसको, कोशिका की किसको आत्मघाती थैली कहते हैं, या लाइसोसोम को, क्योंकि ये खुद ही यानी मृत्यु हो जाती हैं तो वह खुद ही को ही पाचित कर देते हैं अपने आप में। ठीक है, तो यह इम्पोर्टेंट है। आत्मघाती थैली क्या है कोशिका की, तो लाइसोसोम। तो हम अगला पार्ट पढ़ते हैं कोशिका के अंग का, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्या होता है और इसका कार्य क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है। ठीक है, और क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, बाहरी झिल्ली क्षेत्रित होती है और भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र बड़ा बनाती है। एटीपी जो होता है, एडेनोस ट्राइफॉस्फेट, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है। इसलिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए कोशिका का बिजली घर भी कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने वाले यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। तो एक एटीपी जो होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो एक ऊर्जा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है क्योंकि इसमें इसमें अपना डीएनए तथा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा राइबोसोम होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अद्भुत अंग है, अलग प्रकार का अंग है, क्योंकि इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं और अपना प्रोटीन स्वयं खुद ही बनाते हैं। ठीक है, ये था कोशिका का बिजली घर। ज़्यादा कुछ नहीं है। कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब है हमारा पांचवा प्लेस्टिड। तो प्लेस्टिड जो है वो प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, यानी ये जंतु कोशिकाओं में नहीं होती, पादप कोशिकाओं में होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, यानी क्रोमोप्लास्ट जो कि रंगीत होती है, और ल्यूकोप्लास्ट जो कि श्वेत या रंगहीन प्लेस्टिड होती है। और जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त यानी विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल अथवा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। ठीक है, तो प्लेस्टिड जो होती है ये दो प्रकार की होती है, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो कि स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। और प्लेस्टिड बाहरी रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड भी अपना डीएनए राइबोसोम होते हैं। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लेस्टिड में भी अपना डीएनए होता है और राइबोसोम खुद ही होता है प्लेस्टिड में। अब हमने पढ़ लिया प्लेस्टिड के बारे में भी। अब रसधानी जो कि छठा प्रकार है, रसधानी कोशिका का अंगक है। और रसधानी ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियाँ हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियाँ छोटी और जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत ही बड़ी होती हैं। जंतु कोशिका में रसधानियाँ जो होती हैं वे छोटी होती हैं और पादप कोशिका में बड़ी होती है। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50% से 90% तक होता है। ठीक है, अब पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ जो होती हैं वह कोशिका द्रव्य भरा होता है। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा होता है और ये कोशिकाओं में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में कुछ स्थित होते हैं। ये अमीनो अम्ल, शर्करा और विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन हैं। अब एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा एक कोशिक जीव हैं। अमीबा और की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं।
कुछ कोशिक जीवों में विशेष राजधानियाँ अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे एक कोशिक जीव होते हैं तो वह जल और बाहर से अपशिष्ट पदार्थ हो जाते हैं उनके शरीर में, तो राजधानियाँ उनके शरीर से बाहर अपशिष्ट पदार्थों का निपटान करती हैं। ठीक है, ये थी हमारे 6 पार्ट अंगक के कोशिका अंगक के। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं तो इन्हें भी कर लेते हैं हम। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है कि क्या आप 2 ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आपने पढ़ाई है डीएनए और प्रोटीन किस में होता है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया में और एक प्लेस्टिड में। ठीक है, इसके आंसर ये हो गए। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका कि यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण यानी नष्ट हो जाता है तो क्या होगा। तो कोशिका काम करना बंद कर देगी। ठीक है, और मृत हो जाएगी। अब हमारा लाइसोसोम को आत्मघाती तैली क्यों कहते हैं। तो आपने पढ़ा था क्योंकि लाइसोसोम जो होता है जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो ये अपनी कोशिका को पाचित कर लेते हैं, तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है, अब चौथा क्वेश्चन है हमारा कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है तो राइबोसोम जो होते हैं उस पर कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, राइबोसोम। ठीक है, तो आपने इसमें 6 पार्ट पढ़ लिए कोशिका के। अब आगे है, अब प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अथवा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली अथवा अंगों की विशेष संरचना के कारण संभव हो पाता है। तो अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। तो इसमें ये बता रखा है कि कोशिका में जो होता है वो विशेष कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन और प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अंगक जो होते हैं। अब कोशिका विभाजन। तो कोशिका विभाजन क्या होता है, तो जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं जिसमें पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं, यानी मृत हो जाती हैं पहले वाली अब नई बनती हैं तो इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक 2 मुख्य प्रकार की कोशिका विभाजन की प्रक्रिया है, सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। अब कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिसमें अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं उसे सूत्री विभाजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका जिससे मृत मात्र कोशिका भी कहते हैं यानी मृत कोशिका भी कहते हैं विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। यानी एक चित्र दिखा रखा है ऊपर, ये है जैसे एक मृत कोशिका है ये वाली। ठीक है, और एक गुणसूत्र हैं इसके, तो ये मृत कोशिका है। अब यही अपनी जैसी 2 अलग संतति उत्पन्न कर देती है, तो इस विभाजन को कहते हैं हम समसूत्री विभाजन। ठीक है, अब संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान होती है, यह समानती आप देख सकते हैं, और वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है। अब जंतु और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं जो निषेचन के पश्चात संतति निर्माण करती है, और यह एक अलग प्रकार का विभाजन है जिसे अर्धसूत्रण कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। यानी जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। मृत कोशिका में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनती थी और नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। यानी जो मात्र कोशिकाएं थी हमारे समसूत्री विभाजन जिसमें था उसकी इसके तुलना में आधी होती है। तो यह है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, इसमें कि
एक मृत कोशिका है और अर्धसूत्री विभाजन पहला है, जिसमें कि 2 नई कोशिकाएं बन गई और फिर जो नई कोशिकाएं बनती हैं उसकी 4 बन जाती हैं, तो अर्धसूत्री विभाजन दूसरा हो गया है। ठीक है, उनमें इसकी आदि गुणसूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो गाइस आपका चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आपके 4 पार्टों में फुल चैप्टर आपका करवा दिया है बायोलॉजी का पहला, यानी आपका 5वां चैप्टर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं हमारे चैनल पर मिलते रहें। थैंक यू।